और चलिए एक बार फिर से अब रुक कर लेते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल अम्बेडकर सम्मान समारोह के तहत कार्यशाला में शामिल हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी और सभी अतिथिगण पुष्पार्चन कर और दीप प्रज्वलन कर अभी कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक इस अभियान को बहुत ही भव्यता से और दिव्यता से करने जा रही है। सभी लोग कार्यशाला है, एक तरह से प्रशिक्षण है। अपने माननीय जिलाध्यक्ष, माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रदेश के पदाधिकारीगण, क्षेत्र के अध्यक्षगण और कार्यक्रम के संयोजक वक्तागण सभी लोग आमंत्रित हैं। मैं आग्रह करूंगा बहन जी जौहरी जी से कि वंदे मातरम के लिए एक बार मंच पर आने का कष्ट करें। वंदे मातरम। महाराज जी को भेंट करी है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी से कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी। उसके बाद आदरणीय शंकर लाल लोधी जी से आग्रह है कि वो हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का सम्मान करेंगे। आदरणीय शंकर लोधी जी। हमारे आदरणीय लाल सिंह जी आर्य के स्वागत के लिए हमारे राजकिशोर रावत जी इस टोली में हम लोग के साथ हैं, उनसे आग्रह है कि स्वागत करेंगे। आदरणीय धर्मपाल सिंह जी हमारे संगठन मंत्री जी के स्वागत के लिए बहन जी पूनम बजाज जी कृपया करके जल्दी सब लोग। कार्यक्रम से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण कार्यशाला मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लाल सिंह आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री रामचंद्र कनौजिया जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री विनोद प्रकाश जी, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं प्रदेश महामंत्री श्री राम प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इस विशेष कार्यशाला में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण, जिलाध्यक्षगण और विभिन्न मोर्चा प्रकोष्ठों से जुड़े हुए पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस कार्यशाला में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब की जयंती की एक दिन पहले आयोजित कार्यशाला अगले
10-11 दिन की कार्य योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना को लेकर के चल रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कौन से कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धि और रिजल्ट क्या है, और कौन से ऐसे कारक थे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस सपने को साकार करने में बाधक थे। क्योंकि जब हम सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने रखेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अब तक गुमराह करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे हैं, वे लोग इसी प्रकार से गुमराह करके देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करके उन दलितों का, वंचितों का शोषण करते रहेंगे और राजनीतिक सीढ़ियों पर चढ़ करके सत्ता की ऊंची दुकानों के पकवानों का स्वाद लेकर के दलितों को, गरीबों को, वंचितों को उनके अधिकारों से ऐसे ही वंचित करते रहेंगे। और इसलिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कार्यशाला आज यहां पे आयोजित हो रही है। यद्यपि ये कार्यशाला 3 दिन पहले होनी थी, लेकिन गांव-गांव संपर्क के कार्यक्रम के कारण ये आज हुई है। आज का मुख्य कार्यक्रम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जहां कहीं भी प्रतिमा है, उनके नाम पे जहां कहीं भी पार्क हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारीगण वहां पे स्वच्छता के एक विशेष कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें सम्मानित करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कल के लिए जैसे 2020 में केंद्र सरकार ने राजकीय अवकाश घोषित करते हुए प्रत्येक केंद्रीय कार्यालयों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए उन मूल्यों पर, उन आदर्शों पर न केवल चर्चा की जाए, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपनी श्रद्धांजलि को व्यक्त करने के विशेष आयोजन भी किए जाएं। और वैसे ही प्रदेश सरकार ने भी कल एक सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और पार्कों में पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ साथ चर्चा परिचर्चा करके इन मूल्यों को, इन आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है। और उसी तर्ज पर आज इस कार्यशाला के साथ हम सब जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम उस बात को बार बार दोहरा नहीं पाते। जिन लोगों को सुविधा मिली है उन लोगों तक हम इस बात को पहुंचाने के लिए कुछ देर प्रयास करते हैं, फिर वह प्रयास कहीं ना कहीं रुकता है। लेकिन यह एक विशेष अभियान जब हम इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और 10 दिन का ये बड़ा अभियान, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा कार्य करते हैं, किसी बड़े अभियान को अपने हाथ में लेते हैं या कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जो किसी दलित को, किसी गरीब को, किसी वंचित को उसके अधिकार से रोकने का कुत्सित प्रयास होता है, तो विपक्ष कोई ना कोई प्रोपेगेंडा अपनाने का काम करता है।
आप सब जानते हैं बांग्लादेश की घटना आपके सामने है और बांग्लादेश की घटना को लेकर के मुझे लगता है 3 वर्ष पहले हमारे राज्यसभा के सांसद और SC/ST आयोग के पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP श्री ब्रजलाल जी ने एक पुस्तक लिखी थी और वह पुस्तक उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उस समय आजादी के समय के उन 2 दलित महायोद्धाओं की चर्चा करते हुए उसके तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित थी। एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कहा था कि मैं आदि भी और अंत भी मेरा एक भारतीय के रूप में रहेगा और भारतीय के रूप में ही मैं अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता हूं। और दूसरी तरफ जोगेंद्र नाथ मंडल थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया लेकिन 1 वर्ष भी पाकिस्तान में नहीं रह पाए थे। बहनों और भाइयों, जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने उठाई और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है और इसी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी बनाया कि किन्हीं कारणों से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कोई सिंधु, कोई सिख, कोई हिंदू, कोई जैनी, कोई बौद्ध, अगर वह वहां आया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाए। इसका विरोध करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के रूप में, समाजवादी पार्टी के रूप में गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही दल है। ये व्यवहारिक धरातल पर भी दलित और वंचितों का अधिकार छीनने के अधिकारी होते हैं। आप देखते होंगे कहीं दलितों की झोपड़ी पर, उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले कोई लोग होंगे तो इन्हीं दलों से जुड़े हुए लोग होंगे। ये सर्वाधिक कब्जा करते हैं और ठीक बात है कि सरकार का डंडा है, सरकार उनको ठीक भी करती है, दुरुस्त भी करती है कि जिससे वे लोग गरीबों की, वंचितों की जमीनों पर कब्जा न कर सके। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किस प्रकार के राग अलापे जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय ये लोग कोई एक फर्जी पुस्तिका हाथ में रख करके बाहर ही प्रिंट करवा करके, भारत का संविधान उसमें प्रिंट करवा करके और फिर जगह जगह जाकर के जनता के सामने किस तरीके से एक मायाजाल फैलाने का काम करते हैं आपने गत लोकसभा चुनाव में देखा होगा। किस किस प्रकार के वक्तव्य इन्होंने दिए, कैसे कैसी बातें इन्होंने उस समय कही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज फिर मैं आपसे कहने के लिए आया, ये जो 10 दिवसीय विशेष अभियान चलेगा ये उसी अवेयरनेस का हिस्सा है जिस कार्यक्रम को आज पूरे देश के अंदर कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी योजनाएं दी गई हैं, कौन लोग थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले थे। यहां पे अभी डिप्टी सीएम से ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे
1952 में बाबा साहब को इन्होंने चुनाव हरवाया। बाबा साहब की जो संसदीय सीट थी उसके एक बड़े भाग को, जहां से वे चुनाव जीत सकते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, उसको काट करके पाकिस्तान की तरफ भेजने का, पाकिस्तान को दे दिया गया। इन्होंने यह भी साजिश कही कि बाद में बाबा साहब को 1952 का पहला चुनाव, आम चुनाव जब हुआ था, उसमें भी इन्होंने हराने का काम किया था। 78,000 से अधिक वोट गिनती से बाहर कर दिए गए थे, जिससे बाबा साहब चुनाव पराजित हुए। 1954 का उपचुनाव जब बाबा साहब फिर से संसद में जाने को तैयार हुए, तब भी इन्होंने बाबा साहब को संसद में जाने से रोकने के लिए उनके निजी सहायक को तोड़ करके, काजोलकर को तोड़ करके उन्हें उनके खिलाफ लड़ाया और स्वयं उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू स्वयं बाबा साहब के खिलाफ प्रचार के लिए गए और उन्हें फिर से वहां परास्त करवाया। अंततः बाबा साहब के लिए पुणे की सीट हिंदू महासभा के एक सदस्य ने छोड़ी और फिर बाबा साहब फिर संसद में जा पाए। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ये हमेशा देश तोड़क तत्वों के साथ खड़ी रही है। संविधान के प्रेम्बल में तक इन्होंने संशोधन कर दिया। अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रत्येक सदस्य को संविधान के मूल प्रति, जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान का मसौदा तैयार करते समय संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान की मूल प्रति, जिसमें बाबा साहब के हस्ताक्षर भी हैं, मसौदा समिति के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वह प्रति हमने सभी माननीय सदस्यों को, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को सौंपी थी, भेंट की थी। और इसलिए भेंट की थी कि हर सदस्य इस बात को समझ सके कि वास्तव में संविधान के मूल में क्या है, मूल यानी उसकी प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना में किस तरीके से इन्होंने छेड़छाड़ करके, प्रस्तावना का मतलब उस ग्रंथ की आत्मा के साथ ही इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया और एक खिलवाड़ भी कांग्रेस ने किया। यानी पहले बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब के स्वर्गवास होने पर, उनके महापरिनिर्वाण होने पर उन्हें दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने नहीं बनने दिया और बाद में 1976 में देश के संविधान में ही, उसकी प्रस्तावना में ही संशोधन करके ऐसे शब्द डाल दिए।